So hey guys, welcome and welcome back to my channel. My name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform Progressive Education where we build progress every day. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में अब बस 2 महीने रह गए हैं एंड यू हैव वेरी लेस डेज टू प्रिपेयर साइंस इन डिटेल. सो मैंने चैलेंज लिया है 31 डेज में आपके पूरे के पूरे साइंस सिलेबस को कंप्लीट कराने का. I have divided your whole 12 chapters in 4 equal weeks. I know एक और चैप्टर है that is our environment. उसको हम लोग कहीं कहीं किसी वीक में एक सेट कर देंगे, ठीक है. लेकिन मेरा ये चैलेंज है कि मैं आपको कम से कम सारे के सारे चैप्टर, पूरी थ्योरी, पूरी एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ऐसे प्रिपेयर कराऊं सॉरी कि जब जनवरी में आप लोग पढ़ो तो सिर्फ आपका रिवीजन रहे, बिकॉज यू वॉन्ट बी हैविंग एनी टाइम टू प्रिपेयर एवरी चैप्टर इन डिटेल ओवर दैट टाइम. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस 31 डेज चैलेंज को मेरे साथ कंप्लीट करें. मैं जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आई वुड लाइक टू टेल यू कि वीक 1 हमारा स्टार्ट हो चुका था दिसंबर 1 से, जिसमें हमारा लाइव प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कंप्लीट हो चुका है. मैंने 5 डेज थियोरी का बोला था आपको, तो 2 दिन मैंने लाइव प्रोसेसेस पढ़ाया है और 1 दिन मैंने पढ़ाया केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. आज हम लोग लाइट का पार्ट 1 यानी कि रिफ्लेक्शन वाला जो हिस्सा है वो कवर करेंगे. लाइट एक बहुत मेजर चैप्टर है आपके सिलेबस का. इट कवर्स ऑलमोस्ट 10 मार्क्स इन योर सिलेबस. सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज आप पूरा का पूरा फोकस होके इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक देखोगे, ठीक है. एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैं पीपीटी बेस्ड आपके लिए लेके आई हूँ. सो इफ़ यू वांट नोट्स आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है, या फिर आप डायरेक्टली भी अगर जाके काव्या भट्ट करके टाइप करोगे टेलीग्राम पे तो यू विल गेट दैट चैनल, ठीक है. वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लाइव प्रोसेसेस प्लस आपका ये जो केमिकल रिएक्शंस है उसके मैंने पीपीटीज अपलोड कर दिए. सो डेफिनेटली गो एंड डाउनलोड दैट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन योर बोर्ड सेशंस, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वंस यू स्टार्ट दिस चैलेंज यू आर नॉट अलाउड टू लीव दिस इन बिटवीन, ठीक है. आज का अगर आपने लाइट का फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया तो आपको कल का पार्ट बहुत आसानी से समझ आ जाएगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आती है साइन कन्वेंशन में. देयर आर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. 2 तरह की प्रॉब्लम आती है. एक तो ये कि कई बार स्टूडेंट की समझ नहीं पाता है कि मेरा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में मुझे एग्जैक्टली क्या ढूंढना है. तो वैसे टाइप के एक आध 2 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं आज आपको सेशन के एंड में कराऊंगी, ठीक है. प्लस एक और तरीके का प्रॉब्लम ये आता है कि न्यूमेरिकल्स में आप साइन कन्वेंशन को गलत पुट करके आते हो, ठीक है. ये 2 कॉमन मिस्टेक को इरेडिकेट करने के लिए व्हाट आई हैव डन इज साइन कन्वेंशन को मैं पहले पढ़ाती हूँ. मिरर्स तीनों तरीके के कवर करने के बाद आपकी एनसीईआरटी साइन कन्वेंशन बताती है, बट फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी इट्स टू लेट टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशन आफ्टर स्टडीइंग ऑल दीज 3 मिरर्स. हम लोग क्या करेंगे, हर एक मिरर पढ़ेंगे, उसके हर एक केसेस पढ़ेंगे एंड हर एक केस में मैं साइन कन्वेंशन बताती जाऊंगी. इससे क्या होगा कि व्हेन यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड शेयर दिस टू 10 मोर पीपल सो दैट सबका फायदा हो पाए, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर अमेजिंग सेशन टुडे. आज मैं आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1 कवर करने वाली हूँ, दैट इज रिफ्लेक्शन. मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. बिफोर दैट ये रिफ्लेक्शन के कुछ फिनोमिनन है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ. दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस. वाई आई चोज साइंस एज अ सब्जेक्ट आफ्टर क्लास 10th वॉज कि आई यूज टू बिलीव इन थिंग्स वॉट आई एम स्टडीइंग. ऐसा हिस्ट्री जैसा या एसएसटी जैसा नहीं है कि आपको कुछ डेट्स लर्न करनी है या ये लर्न करना है वो लर्न करना है और अल्टीमेटली उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. और सीबीएसई का तो सिलेबस भी आई गेस थोड़ा सा अजीब है. वी लिव इन इंडिया वो पढ़ाते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन. हमको ये नहीं पता कि महाराणा प्रताप ने क्या किया, हमको ये जरूर पता है कि हिटलर ने क्या किया है. दिस इज सम हाउ आई गेस समवेयर लैग है सीबीएसई का. आई डोंट नो वाई डू दे टीच स्टूडेंट्स हिस्ट्री ऑफ समवेयर एल्स. डेफिनेटली फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपका रशियन रेवोल्यूशन, ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का. और ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसमें पूरा वर्ल्ड शामिल हुआ था, तो आई गेस उस बेसिस पे पढ़ाने हैं. बट फॉर पर्सनली मी साइंस इज अ सब्जेक्ट जिसमें मैं हर कई बात को जेन्यूनली प्रूव कर सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है. दिस इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे 2 साइंटिस्ट का कुछ अलग, इसने कुछ अलग ढूंढा, इसने कुछ अलग ढूंढा, अब दोनों जन झगड़ रहे हैं कि इसमें से एग्जैक्टली सही क्या है. ऐसा सेम फिनोमिनन हुआ था आपके लाइट के चैप्टर में, ठीक है.
आपका जो पूरा लाइट चैप्टर है दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कि रे ऑफ लाइट किस तरीके से रिएक्ट करती है जब अलग अलग सर्फेसेस के सामने, अलग अलग मिरर्स के सामने उन्हें रखा जाता है। इसका कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कभी आप मेले में जाते हो या कभी ऐसे एडवेंचर पार्क्स में क्या होता है कि वो अलग अलग तरीके के मिरर रखते हैं। जब मैं छोटी थी और मैंने जब फर्स्ट टाइम अपने आप को कनकेव मिरर में देखा था तो आई यूज टू फील इट रियली फन। मुझे ऐसा लगता था कि ये तो जादू है। And that's the reason I like science personally. I'm not forcing anyone to take science in 11th class, but definitely ये एक है कि science as a subject for me really matters. हर वो चीज़ जो मैं पढ़ती हूँ, हर वो चीज़ मैं उसे रिलेट कर पाती हूँ। ऐसा नहीं हो रहा है कि आई एम जस्ट हर चीज़ को मैं रटे जा रही हूँ। नो, each and everything has a logic, and that's the beauty of science. So without any further delay, let's get back to our chapter first of all. तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट नेचर ऑफ लाइट। इसके बारे में ना आपको एक गोल्डन बॉक्स या फिर डिड यू नो करके जो आपका ऑरेंज बॉक्स दिया जाता है उसमें दे रखा है। एंड जो मैंने आपको अभी अभी बताया कि साइंटिस्ट झगड़ने लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत, मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी, यू विल बी शॉक्ड कि क्या ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वॉट यू आर सपोज टू डू इज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विथ मोर एंड मोर पीपल ताकि हमारी फैमिली जल्दी से बढ़ सके। ओके, सो रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मिरर। इसमें हम लोग अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के। एक बार केसेस हो जाने के बाद मैं आपके लिए एक टेबल लेके आई हूँ जिसपे हम तीनों मिरर का, प्लेन मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तीनों का मैं आपके लिए साइन कन्वेंशन लेके आई हूँ कि यू नेगेटिव कब लेना है, वी पॉजिटिव कब लेना है। ये पूरा हम लोग एक चीज़ में टेब्यूलेट करेंगे। ठीक है, सो यू आर सपोज टू कीप पेशेंस अंटिल दैट एंड हर एक चीज़ को समझते हुए जाना। दिस इज़ नॉट अ चैप्टर यू शुड टेक एट ग्लांस एंड डिटेल में समझना, इसीलिए 2 पार्ट में लाई हूँ, दोनों पार्ट्स को अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे हर एक वीडियो सुबह 10 बजे आ जाती है। इट कैन बी सर्टेन डिलेज एट सर्टेन टाइम डिपेंडिंग अपॉन कुछ लैग आ रहा है या किसी प्रॉब्लम की वजह से। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है 10 बजे सुबह को मैं ये डाल दूँ। ठीक है, ओके, अगर आप सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को तो आप बेल आइकन ज़रूर रिंग करना जिससे आपको ये पता चले कि मैं कब वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे कि आज शाम को मैंने 3 बजे बोला था आपको वीडियो अपलोड करने का, बट देयर वाज सम लैग, ड्यू टू दैट मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसकी जगह आपको 4:30 बजे वो हुआ था। ठीक है, सो अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये पता चलता है कि वीडियो कब अपलोड हो रही है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम, ये तो नई बात बता रही है एनसीईआरटी, हमें तो पता ही नहीं था। मुझे तो ये आज पता चल रहा है कि जब मैं अंधेरे में देखती हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। वाह। ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल, ये तो और भी नई बात है। एक तो आपको एनसीईआरटी आपको ये कहती है कि आप अंधेरे में कुछ देख नहीं सकते, दूसरा आपको ये कहती है कि आपको लाइट भी ऑन करनी पड़ती है कुछ देखने के लिए, आप चतुर्दर्शी नहीं हो। ठीक है, देर इज अ वर्ड इन गुजराती, मेरे पापा मुझसे ये कहते हैं, दैट इज प्रज्ञा चक्षु। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। ऐसा होता है कि मुझे आदत है मैं छोटी छोटी चीज़ों में ना लाइट्स ऑन कर देती हूँ घर पे, तो एंड माई फादर इज लाइक उनको बिजली बड़ी बचानी होती है, तो वो क्या कहते हैं कि तू ना प्रज्ञा चक्षु बन। जब पहली बार मैंने इस शब्द को सुना था तो आई वॉज जस्ट माइंड ब्लोन कि ये किस तरीके का शब्द है, ये गुजराती तो नहीं लगता मुझे। सो बेसिकली प्रज्ञा चक्षु का मतलब वो एक ऐसा इंसान होता है जो अंधेरे में भी देखने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, सो ये मुझे ताना मारा था। जब आपके कोई फ्रेंड्स आपको बोले कि तुझे दिखता नहीं है या ऐसा नहीं है तो आप भी बोल के आना मैं भी प्रज्ञा चक्षु हूँ। ठीक है, एंड जस्ट वेट फॉर द रिएक्शन दे गिव टू यू। ठीक है, ओके, सो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ऐसी क्या चीज़ है कि जो डार्क में जब मैंने लाइट ऑन की तो चीज़ों को विजिबल बनाती है। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को अगर मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो क्या होता है कि हर एक जो भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, हर एक चीज़ जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करती है और बाकी की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि अगर जैसे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका कलर येलो है या फिर ग्रीन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खुद का कलर ग्रीन है या येलो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? इट डजेंट मीन कि वो एमिट खुद से वो लाइट कर रहा है।
इफ यू कैन सी लीफ, आप जब एक लीफ को देखते हो सनलाइट में ग्रीन कलर का, तो इट डजेंट मीन कि उसका खुद का कलर ग्रीन है। बट क्या प्रॉब्लम है कि जब सनलाइट लीफ पे पड़ती है तो वो बाकी की लाइट्स जो है उसे वो रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और सिर्फ ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करती है। दैट्स वाई, ओ सॉरी 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 उल्टा बोलते हैं, बाकी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करती है। तो जो लाइट वो रिफ्लेक्ट बैक करती है उसे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एक एग्जाम्पल देखो आप, ये पर्टिकुलर रेड बॉक्स है, ये रेड कलर का इसलिए नहीं है कि इसकी खुद की लाइट रेड है। इसने क्या किया, मेरा सनलाइट होती है, यू आर ग्रोन अप नाउ टू अंडरस्टैंड दिस स्मॉल थिंग कि जो सन की लाइट होती है वो वाइट होती है, इट इज़ नॉट येलो, इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है। और वो क्यों भी होती है, उसका क्यों का आंसर नेक्स्ट वीक आएगा, दैट इज ह्यूमन आई एन कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट इज अ वाइट कलर जिसके 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, दैट इज योर विबग्योर, जो रेनबो के 7 कलर होते हैं उससे मिल के आपकी सनलाइट बनती है। तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो वो जो ऑब्जेक्ट है सारी अलग अलग लाइट की वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक करता है वो आपकी आंखें देख पाती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर ग्रीन है तो वो ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर रेड है तो वो रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, अब जो आपका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर ऐसा कलर माना जाता है, इट इज नॉट ब्लैक बिकॉज वो ब्लैक कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, बट इट इज ब्लैक बिकॉज वो सारी लाइट जो उस पर फॉल कर रही है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। अ ब्लैक कलर डू नॉट रिफ्लेक्ट बैक एनी कलर, ठीक है। सो ये चीज ब्लैक कलर के लिए बदल जाती है। और ये वाइट कलर है, वाइट कलर की जो चीज होती है वो सारी लाइट जो भी उस पर पड़ती है उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, किसी भी लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करती। ओके, सो आपको क्या पता चला, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कलर रेड है तो इसका मतलब वो बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का कलर ब्लैक है तो इसका मतलब ये है कि वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और किसी भी लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलर वाइट है तो इसका मतलब वो सारी जो भी जितनी भी लाइट उस पर पड़ रही है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ओके, सो अब हम लोग, मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, ये मैं इसलिए पहले लाई हूँ ताकि आप डिटेल में लॉ ऑफ जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे फील कर सको, ठीक है। मिरर रिफ्लेक्शन देखो आप, कहाँ गया कर्सर, कहाँ है, हाँ ये रहा, कर्सर खो जाता है। ओके, मिरर रिफ्लेक्शन को जब आप देखते हो ध्यान से तो आपको पता चलता है कि चाहे सरफेस सीधा हो चाहे वो उल्टा सीधा हो, फिर भी जिस एंगल से मेरी लाइट आ रही है उसी एंगल से मेरी लाइट जा रही है। ध्यान से देखो यहाँ पे, लेट मी चेंज कलर एंड लेट्स टेक सम डार्कर कलर। ओके, तो ये एंगल बनता है मेरा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, इसको मैं कहती हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल क्या होती है कि जिस सरफेस पे इंसिडेंट रे हो रही है वहां से आप परपेंडिकुलर खींचो। सी दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर माइंड, आपको ऐसा लगता है कि पहले से नॉर्मल होती है और इंसिडेंट रे उस पर पड़ती है, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल तो आप खुद से बनाते हो, देर इज नथिंग एग्जिस्टिंग लाइक नॉर्मल इन रियल, ठीक है। आप क्या करते हो कि यहाँ पे मान लो मेरा सरफेस है, यहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ी तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच ली। मुझे कमेंट में खबरदार अगर किसी ने ये बताया कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, डोंट बी ओवर स्मार्ट। कर्सर एक तो खो जा रहा है बार बार, ऊपर से चापलूसी तो करना ही नहीं बिल्कुल मेरे सामने। आई एम द टीचर, आई कैन डू एनीथिंग, यू कांट डू इट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो मेरा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे के बीच में पड़ता है, ये क्या है मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मेरा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। यहाँ पे देखो, जब एक से ज्यादा लाइट पड़ रही है तभी भी, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊं, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊं मैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो आप ध्यान से देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। और ऐसा हर एक लाइट में होगा, जितनी भी रेज यहाँ पे गिर रही है उतनी सारी रेज में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको इक्वल दिख रहा है। यहाँ पे देखो, अगर मेरा जो सरफेस है वो टेढ़ा मेढ़ा है, फिर भी जब मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊंगी, देखो यहाँ पे नॉर्मल टेढ़ी हो गई,
ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि यार ये सरफेस है तो हमेशा यही ऐसे ही नॉर्मल हो। व्हाट इफ मैं आपको ऐसा सरफेस दे दूँ, तब तो आप ऐसे नॉर्मल नहीं बनाओगे ना। अगर सरफेस टेढ़ा है तो नॉर्मल भी टेढ़ी होगी। नॉर्मल डिपेंड करता है, अगर जैसे इस पॉइंट पे इंसिडेंस हो रहा है मेरा, तो उस पॉइंट से आप नॉर्मल बनाओगे, ठीक है। ओके, सो बस कहने का बस दिखावा मैं यही करना चाहती थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने आपको बोला कि डिड यू नो में आपको दे रखा है ऑरेंज बॉक्स में, क्या कहता है ये पॉइंट कि हमने मैम अब तक ये चीज़ सीखी कि लाइट जो है वो रे में ट्रैवल करती है। कैसे? मान लो कि लाइट के ना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मिल के एक रे को बना रहे हैं। अब तक तो मैंने ये देखा, द फैक्ट इज दैट स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑन एन ओपैक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेटेड एज रे ऑफ लाइट। जब मैं एक ओपैक ऑब्जेक्ट पे लाइट को गिराती हूँ तो जो जिस एंगल से आता है वो सीधे से आता है, और सीधी ही रे में वो जब वापस जाता है, तो मैं ये चीज़ ऐसा डिनोट कर सकती हूँ या अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि जो मेरी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मतलब ट्रैवल करती है। लेकिन देयर वॉज एन ऑब्जेक्टिफिकेशन फॉर दिस। कैसे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि लाइट को कॉर्नर्स से ट्रैवल कराया। उन्होंने क्या किया कि मान लो कि ये मेरी दीवार है, ये जो है मेरी दीवार है जिसको मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रही हूँ। यहाँ से लाइट को उन्होंने स्ट्रेट लाइट को पास कराया। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके जो कॉर्नर्स है ना, इसके कॉर्नर से लाइट जो है वो बेंड कर रही है। तो अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो हाउ इज इट बेंडिंग? इज इट सर्टेनली नॉट पॉसिबल फॉर अ लाइट who travels in straight line to bend through a corner of a surface। लेकिन this was seen, और इसी फिनोमिनन को डिफ्रैक्शन का नाम दे दिया गया। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन कॉन्टैक्ट टू वर्ड्स नहीं आएगा, इन कॉन्टैक्ट टू कॉर्नर ऑफ अ सरफेस, ठीक है। जब एक सरफेस के कॉर्नर से लाइट ट्रैवल करती है तो वो बेंड कर जाती है, दैट इज योर डिफ्रैक्शन। बस इतना ही दे रखा है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट उस टाइम पे ना ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हो गई थी साइंटिस्ट के बीच में। देयर वर सर्टेन साइंटिस्ट जो ये बिलीव करते थे कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर शो करती है, मतलब लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में पार्ट करती है, और छोटे छोटे पार्टिकल मिलके एक बड़ी रे का फॉर्मेशन करता है और एक लाइट रे के फॉर्म में ट्रैवल करती है। लेकिन देयर वर अदर साइंटिस्ट जो लाइट को ना वेव नेचर में बता रहे थे। वेव नेचर में क्यों? ऐसा तो पानी में ही होता है ना। जब आप घर पे भी कोशिश कर सकते हो, टेक 2 कार्डबोर्ड पेपर्स एंड उसे एक जगह पे लगा दो और एक जगह से पानी फ्लो करवाओ, यू विल सी कि वेव फॉर्मेशन होता है। सो बिल्कुल वैसा ही वेव फॉर्मेशन ना देखा गया जब लाइट को 2 कॉर्नर के बीच से पास करवाया गया। तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ लाइट टू ट्रैवल लाइक अ वेव जब वो स्ट्रेट लाइन है? तो इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी एट दैट टाइम। लेकिन इसी कॉन्ट्रोवर्सी ने लाइट की एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया। सब साइंटिस्ट ये मानने लग गए कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर शो करती है। ड्यूअल नेचर मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। इसको भी बुरा नहीं लगे, इसको भी बुरा नहीं लगे। आपने ये कहा कि स्ट्रेट लाइन में पार्ट करती है, आपने ये कहा वेव नेचर में पार्ट करती है, आप हम दोनों की बात मान रहे थे, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो हमने ये मान लिया कि लाइट जो है वो दोनों में मतलब दोनों ही तरीके के नेचर शो करती है। तो आपके जो पार्टिकल नेचर को मानने वाले थे वो आपके प्रिय पितामह आइंस्टीन थे। सो आइंस्टीन ने क्वांटम फिजिक्स की कुछ थियरीज दी थी इम्पॉर्टेंट। ये क्वांटम फिजिक्स इतना पावरफुल है कि आज की डेट में ना हम एक एटम को तोड़ के एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी बना सकते हैं। दिस इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, बट आई वॉन्ट कि मैं एक साइंस का साइंटिफिक बेस बनाऊँ आपके दिमाग में। मैं चाहती हूँ कि आप इमेजिन करो कि एक छोटे से एटम को तोड़ के कितनी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन को, तो आपको पता होगा कि ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। तो उस टाइप के ना हम करवाते हैं, जेन्यूनली में रिएक्शन करवाते हैं जिससे एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है या फिर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग दीज डेज एट मेनी प्लांट्स। हर जगह ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया, बट वी आर डेफिनेटली यूजिंग इट एट मेनी प्लेसेस, ठीक है।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। मैम मूव ऑन तो नहीं कर सकते अब, मूव ऑन का तो क्या ही बोल रहे हो, अब तो बस वहीं अटक गया है दिल। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रीजन, एक तो रिफ्लेक्शन क्या है, रीजन है बिहाइंड कलर्स वी सी अराउंड अस इज रिफ्लेक्शन। मुझे कोई चीज़ किसी कलर की दिख रही है तो उसका कारण रिफ्लेक्शन है। क्यों, डिटेल में आगे बता दिया। एक ऑब्जेक्ट है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, बाकी की रिफ्लेक्ट करता है, हमें दिखती वो लाइट है जो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। मिरर्स क्या होते हैं? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। मिरर अगर मेरे पास ऐसा है तो उसके एक साइड से मैं उसे कलर करूंगी, इसको हम सिल्वरिंग ऑफ मिरर भी कहते हैं। ओके, सो ये वाली जो साइड है यहाँ से मैं देख पाऊंगी और ये वाली जो साइड है वो मेरी कलर्ड होगी। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे क्या कहते हैं? मैम मैंने आगे देख लिया अच्छी तरीके से, मेरी दोनों आंखें खुली थी, मेरा सारा ध्यान यहाँ था, एंड ट्रस्ट मी अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ। ओके, एंड आई एम होपिंग कि आपने कर लिया हो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से एक लाइट आती है उसी एंगल से जाती है, उसका ऐसा कोई नहीं है वो अच्छा बच्चा है, वो जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस जाता है। उसका ऐसा नहीं है कि वो स्कूल से आने के बाद 2-4 जगह घूमने के बाद कहीं घर जाए। पीपल डू हैव डिस्ट्रैक्शंस, इट कैन बी इन मैनी फॉर्म, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स टू। तो हो सकता है अपने दोस्त से ही मिलने जाता हो, ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि किसी खास इंसान से ही मिलने जाए। ओके, the incident ray, the normal ray and the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in same plane। ऐसा नहीं होता है कि मेरा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग प्लेन में लाई करे। अगर मैं एक्स वाई एक्सिस के बीच का प्लेन ले रही हूँ, बीच का क्वाड्रेंट ले रही हूँ, तो वो उसी प्लेन में लाई करेगा, वो जेड एक्सिस में नहीं जाएगा, 3 डायमेंशनल में नहीं जाएगा। अगर 2D इमेज है तो वो 2D ही रहेगी। ओके, नाउ दिस इज व्हाट आई हैव डन, मैंने ये ड्रॉ करके दिखा दिया है। बस ये समझ लो कि ये जो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये वाला पॉइंट है। रेड कलर से ज़्यादा दिख रहा था मैम, मत मिटाओ। ओके, लेट्स पुट इट रेड देन। यहाँ से मुझे ये कंक्लूजन आता है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। थीटा को देख के डर मत जाना, थीटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पे आते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज मेरी क्या कहती है, मैं आपको अब जो है लिखना सिखा रही हूँ। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत एडवांस तक जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर कर ही जाना आज। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यू से डिनोट करती हूँ, और ये क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करती हूँ, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच ओ और एच आई, इसको कई जगह पे एच और एच डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आई एम कन्वीनियंट इन दिस वे, तो मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करूंगी। ये ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन है और ये उसकी इमेज का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, कुछ लोग इसको A1 A2 B1 B2 भी लेते हैं, बट आई एम कन्वीनियंट इन दिस वे, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दी मिरर। हमेशा हर एक डिस्टेंस को आप मिरर से दूरी लोगे उसकी। ठीक है, इसको मैं आगे यहाँ पे सिखाऊंगी साइन कन्वेंशन में। उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। हमने प्लेन मिरर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी, हमने फिर यू वी एच ओ एच आई क्या होता है ये सब पढ़ लिया। अब मैं आपको कनकेव मिरर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ा रही हूँ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका कि बता दो कि इसकी डेफिनेशन बता दो, उसकी डेफिनेशन बता दो, एमसीक्यू में या 1 मार्कर में या ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया, उस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज सी, दिस इज एफ, दिस इज पी। क्या बोल रहे हो मैम, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताते हैं, सब्र करो। सो दिस इज अ स्फीयर, जिसका ना मैंने इतना सा पार्ट कट कर दिया है और उसको मैंने यहाँ से जो है कलर कर दिया है, यहाँ से मैंने उसको सिल्वरिंग कर दिया। तो अब ये वाला जो सरफेस होगा मेरा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगा। तो सी क्या होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्पेरिकल पार्ट का जिससे मैंने उस मिरर को काटा है। ठीक है, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट आउट। आप इस डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने ये खुद से इसलिए लिखी है बिकॉज एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा सीधा दे रखा है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? स्फीयर का रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज कट आउट। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल।
ठीक है, मैं आगे वापस आके बना दूंगी, अभी के लिए पढ़ लो। पोल इज सेंटर ऑफ अपर्चर ऑफ द मिरर। इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपर्चर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम और एन से। ये इतना जो पार्ट है मिरर का, ये मेरा अपर्चर हो गया। ओके, ये जो लेंथ है, ये मेरी लेंथ हो गई फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, कलर चेंज करना है मुझे। ये जो है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की जो मेरी दूरी है, यहाँ से देखो ये मेरा सी है, और यहाँ पे इस मिरर का पोल मान लो यहाँ पे है, तो क्या आपको ये दिख रहा है? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, पोल यानी सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी थी। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इस तरीके से पास करती है मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। साइन कन्वेंशन पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन कन्वेंशन, मैं ऐसा अज्यूम करूंगी अब कि यहां पे ना मेरा एक मिरर रखा हुआ है। इस जगह पे जब मेरा मिरर रखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला आपको, सारी डिस्टेंसेस आप मिरर से देखोगे, तो अगर मिरर के सेंटर को मैं क्या बोलूंगी? पोल बोलूंगी। अब आपने ये चीज कार्टेशियन प्लेन को आप बचपन से पढ़ते आए हो, आई वुड रेकमेंड कि आप इसी मेथड से साइन कन्वेंशन को याद रखोगे। एक दूसरी मेथड भी है एनसीईआरटी में दे रखी है, वो मैं आपको सिखा दूंगी, बट आई पर्सनली फील कि मुझे साइन कन्वेंशन से उसे याद रखना चाहिए, और आपको भी। ओके, जब मैं पोल से इस तरफ दूर जाती हूँ तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस तरफ वाली सारी चीजें मेरी नेगेटिव हो गई। जब मैं पोल से ऊपर वाले डिस्टेंस में जाती हूँ तो मैं ये यहाँ पे मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ की हर चीज पॉजिटिव हो गई। जब मैं पोल से नीचे जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, और जब मैं पोल से इस तरफ जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चीजें दिख रही है। ओके, क्या हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा बाय कन्वेंशन मिरर के सामने प्लेस करते हैं? ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको अभी ये सिखा रही हूँ कि हर वो डिस्टेंस जो कि मिरर के सामने से लिया जाता है वो रियल होता है, और जो चीजें मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल होती है। वो इमेज जो मिरर के सामने बने वो रियल होती है, जो इमेज के पीछे बने वो वर्चुअल होती है। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का साइन कन्वेंशन है। ये इस तरीके से ये कंफ्यूज करता है आपको कि इस तरफ यानी कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाकी डिस्टेंसेस को देखोगे। इंसिडेंट रे इस तरफ जा रही है, अगर कोई रे उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो वो नेगेटिव। इन शॉर्ट, आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, और उसके पिछले जाने वाली जो डायरेक्शन है उसे नेगेटिव लोगे। सिमिलरली आप इस मतलब आपका जो ये बेस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, उससे ऊपर वाली जो डिस्टेंसेस है उसे पॉजिटिव लोगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले डिस्टेंसेस को आप नेगेटिव लोगे। ओके, अब कुछ कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पे। अगर मेरी इमेज है वो बिफोर द मिरर बन रही है, ये मेरा मिरर है, उसके सामने मेरी इमेज यहाँ बन रही है, तो क्या मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही हूँ? तो ये इमेज कैसी बनती है? एक तो रियल बनती है, प्लस ये इमेज कैसी बनती है मेरी? नेगेटिव बनती है। ओके, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर वर्चुअल होती है। क्यों वर्चुअल होती है ये मैं आगे सिखाऊंगी, प्लस ये पॉजिटिव होती है जब हम लोग केस स्टडी करेंगे तब। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड्स कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो ऊपर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पॉजिटिव बनेगी। अगर जो आपकी रियल इमेज बन रही है तो वो नीचे बनती है ज़्यादातर, तो वो नेगेटिव बनेगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यू से डिनोट करते हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है।
रीजन क्योंकि इसे हमेशा हम मिरर के सामने रखते हैं। इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड्स कि मिरर मतलब मिरर जो है वो इमेज कहाँ बना रहा है। फोकल लेंथ जो है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मिरर है। ओके, नाउ लेट्स गेट टू इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स। सो ये आपका प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन आप लोग ज़्यादातर जो है उसे भाव नहीं देते हो, बट मैं आपको बोल रही हूँ भाव दे दो। कई बार अगर कॉम्बिनेशन में मिरर पूछ लिया कि कनकेव और प्लेन का साथ में आगे, तो क्या करोगे? स्किप कर देंगे और क्या। ये स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हो गया, पता है हमारे टाइम पे इतना स्किप करने का आता ही नहीं था। अब तो क्या है कि जो नहीं आया स्किप कर दो, ओके, बट पढ़ तो लो मुझसे कम से कम। ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के आगे जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो मैंने ये देखा कि इमेज जो मेरी है वो सेम साइज की बन रही है, ओके, और इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी ऐसे खड़ी रहेगी, और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, अगर मेरी ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ी है तो इमेज उल्टी खड़ी होगी। ओके, सो ए बी का रिफ्लेक्शन मुझे ए डैश बी डैश से मिला। इसके ऑब्जर्वेशंस को लर्न कर लेना। यू इसका बाय डिफॉल्ट ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ इसकी इनफाइनाइट होती है, याद कर लो क्यों होती है जानने की जरूरत नहीं है। इमेज जो है पॉजिटिव बनती है ऑलवेज। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर जो है हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाता है। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले कनकेव की बात करेंगे, दूसरा कन्वेक्स की बात करेंगे। ध्यान से देखो, कनकेव मिरर में लाइट जो आपकी रेज है वो कन्वर्ज कर रही है। ऑब्जेक्ट है, उसकी रे आई और उसने जो है कन्वर्ज करवाया इमेजेस को, रेज को इमेज बनाने के लिए, हेंस इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है, और ये क्या है, जो रेज है उसे डाइवर्ज करा रहा है, हम उसे पीछे से खींच के यहाँ पे मीट करा रही है। ये जो डॉटेड लाइन है इट रिप्रेजेंट कि मैंने रे को खींचा है पीछे से और मैंने जबरदस्ती उसका मिलन करवाया है फोकस के साथ। ओके, कन्वर्जिंग मिरर यू बाय डिफॉल्ट ऑलवेज नेगेटिव, दोनों में इसका स्वभाव ही नेगेटिव है, इसका उद्धार हो ही नहीं सकता। इसने ये जन्म सिद्ध अधिकार ले लिया है कि मैं तो नेगेटिव ही रहूंगा। वी जो है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, मैं आपको केसेस दिखाऊंगी आगे तो पता चलेगा। फोकस के लिए देखो, हम पी यहाँ पे उससे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ भी होगी मेरी नेगेटिव। मैंने ऐसा याद रखा था, चलो ठीक है लास्ट में बताऊंगी। साइन कन्वेंशन मैंने कैसे याद रखा था ये मैं आपको बताऊंगी। वी जो है ऑलवेज पॉजिटिव बनता है क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये हमेशा इसकी रेस डाइवर्ज ही करेगा, तो हमें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ेगी रेस को। मैंने आपको क्या बताया था कि मिरर के पीछे जब हम ज़बरदस्ती रेस को मिला के इमेज बनती है तो वर्चुअल होती है, मिरर के आगे रियल, मिरर के पीछे वर्चुअल। पीठ पीछे काम किए जाने वाले हर चीज़ वर्चुअल ही होती है, उसकी कोई रियलिस्टिक कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती, ऐसे याद रख लो। फोकस के लिए ध्यान से देखो, पोल से मुझे राइट एक्सेस की तरफ जाना, राइट हैंड साइड एक्सेस की तरफ जाना पड़ रहा है, जहाँ पे मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सेस है, तो मेरी फोकस इसकी पॉजिटिव होगी। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फर्स्ट केस है मेरा जहाँ पे मैं इन्फिनिटी पे मैं ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट, लेट मी चेंज कलर। ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ कहाँ रखा है, इमेज मेरी कहाँ बन रही है, और तीसरा हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ इमेज कैसा है। फिर हम लोग टिप्पणी देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी है और हाइट ऑफ इमेज कैसी है, और वी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने रखा है इन्फिनिटी पे, ओके। इमेज जो मेरी बन रही है ध्यान से देखो फोकस पे बन रही है। नेचर कैसा है इसका, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा है मेरा इस इमेज का, बहुत बहुत छोटी इमेज बन रही है, इतनी छोटी कि मुझे वो दिख भी नहीं रही है, इमेज इतनी छोटी बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज मैं इसे कह सकती हूँ। ये कैसी बनती है, रियल बनती है। क्यों रियल मैम? क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, और बनती है इन्वर्टेड। मैम आपने हमें बताया था कि रियल इमेज हमेशा नेगेटिव होती है, और अगर इन्वर्टेड है कोई इमेज तो वो उसकी हाइट ऑफ इमेज उसकी नेगेटिव हो जाएगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव, ओके।
केस 2 की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब लाया, इन्फिनिटी और आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा। ऑब्जेक्ट, इमेज, उसका नेचर कैसा है। ऑब्जेक्ट मैंने रखा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के। इमेज मेरी कहाँ बन रही है, सी एंड एफ के बीच में। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। क्यों, क्योंकि मिरर के सामने अभी भी इन्वर्टेड बन रही है, लेकिन इस बार ये पिछली बार से थोड़ी बड़ी है, तो मैं इसको हाईली डिमिनिश्ड ना बोल के खाली मैं इसको डिमिनिश्ड बोलूंगी। ओके, डिमिनिश्ड बन रही है। और हम लोग किस चीज पे टिप्पणी देते थे, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि इन्वर्टेड है तो नेगेटिव है। ओके, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कन्वेंशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि रियल इमेज है तो मेरा v जो है इस पर्टिकुलर केस में आपका नेगेटिव आएगा। आपके केस 3 पे आते हैं हम लोग। केस 3 क्या कहता है, मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब ला दिया, अब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इमेज कहाँ बन रही है, उसका नेचर कैसा है, चलो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एट सी। ध्यान से देखो, इमेज भी बन रही है एट सी पे। इस बार भी इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, बट इस बार इमेज की खासियत ये है कि वो सेम साइज की बनी है। हम लोग सबसे पहले 6 केसेस देखेंगे कनकेव मिरर के। सो लाइट रिफ्लेक्शन का भी जिस तरीके से मैंने आपको मतलब सबसे पहले मैंने बेस बनाया था आपको कि इंट्रोडक्शन से कैसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ते आएंगे, इसीलिए आई हैव रिटर्न इट इन दिस पर्टिकुलर वे कि साइन कन्वेंशन ऑलमोस्ट हम लोग हर एक स्लाइड पे या फिर हर एक स्लाइड पे डेफिनेटली हम लोग देखेंगे। ओके, सेम साइज की होती है। और क्या कह सकते हो मैम, बिकॉज मेरा जो इमेज है वो रियल है तो मुझे v है नेगेटिव मिलेगा, और जो इन्वर्टेड मेरी इमेज बन रही है तो हाइट ऑफ इमेज भी मेरी मैम अभी भी नेगेटिव ही रहेगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्थ केस। अब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नजदीक लाया कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट, इमेज और उसका नेचर। ओके, तो ऑब्जेक्ट को मैंने सी और एफ के बीच में रखा, बिटवीन सी एंड एफ। तो अब मेरी इमेज और पीछे चली गई। इमेज कहाँ बनी मेरी, बियॉन्ड या फिर बिहाइंड सी आप कह सकते हो। इसका नेचर कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है। अब देखो ये इमेज बड़ी हो चुकी है, ये एनलार्ज बन चुकी है। रियल और इन्वर्टेड होने की वजह से v भी नेगेटिव होगा और आपका हाइट ऑफ इमेज भी होगा कैसा, नेगेटिव। फिर नेक्स्ट केस आपका, जब मैंने फिफ्थ केस है ये, जब मैंने फोकस पे इमेज को रख दिया, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर। ऑब्जेक्ट मैंने एट एफ, तो मैंने देखा कि मेरा जो इमेज है वो एट इन्फिनिटी बन रहा है, उसका नेचर कैसा है, अभी भी रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, इन्फिनिटी पे इमेज बनने का मतलब ये नहीं होता कि ये लाइंस कभी मीट नहीं कर रही है। ये आपको पैरेलल लाइंस दिखा तो रहे हैं, लेकिन जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो इसका मतलब कि कहीं इन्फिनिटी पे जाके वो रेज जो है वो मीट कर रही होती है। दिस इज द हिडन कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इन्फिनिटी आप ऐसे समझो कि जब आपने ना ध्यान से अगर न्यूमेरिकल्स को देखा हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ना बहुत छोटे छोटे दिए जाते हैं। अगर मैं आपको मान लो कि 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दूं और अगर मैं बोलूं इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो क्या एक चींटी के सामने हाथी अगर जैसे इन्फिनिटी है तो क्या मेरे 2 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट के सामने 10 सेंटीमीटर की इमेज बहुत बड़ी नहीं बन गई। दिस इज द रीजन, रेज मीट करती है बट एट इन्फिनिटी। रीजन आप एग्जाम में नहीं लिख के आओगे, मैंने आपको बस कंसेप्ट क्लैरिटी दी है। एनसीईआरटी यही कहती है कि ये जो लाइंस है वो पैरेलल निकल जाती है। ओके, v जो है अभी भी नेगेटिव रहते हुए और हाइट ऑफ इमेज भी आपका नेगेटिव रहेगा। ओके, लास्ट केस, सिक्स्थ केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगी, पहले समझ लो इमेज कहाँ बनती है, नेचर क्या होता है। ऑब्जेक्ट मैंने बिटवीन एफ एंड पी रखा, अब मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक ला दिया है मिरर के। इमेज जो है अब मेरी बिहाइंड द मिरर बन रही है, द मिरर। ये मेरा पहला केस है कॉन्केव मिरर का जिसमें जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पहली इमेज है कॉन्केव मिरर के कॉन्टेक्स्ट में जहां पे जो नेचर है वो उसका अब वर्चुअल हो चुका है। क्यों? यहाँ पे रेज देखो मीट नहीं कर रही, ये तो ऐसे वापस जा रही है और ये रे जो है ये ऐसे करके यहाँ पे जा रही है। ये दोनों रे का कोई मिलन ही नहीं हो रहा है, हम उसको जबरदस्ती पीछे खींच के मिला रहे हैं क्योंकि हमें इमेज चाहिए। तो वर्चुअल है और कैसी है, इरेक्ट है, और इसका नेचर होगा एनलार्ज्ड। तो V मेरा इस बार पहली बार पॉजिटिव आते हुए और हाइट ऑफ इमेज मेरा पहली बार पॉजिटिव आते हुए। वाई दिस केस इज इंपॉर्टेंट कि ये पहली बार है कि कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज दे रहा है। ओके, सो ये आपका एनसीईआरटी का टेबल है, इसे एक बार आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस, लेट मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट नाउ। ठीक है, बढ़े अब आगे कन्वेक्स मिरर में, लेट्स सी। आई होप कनकेव मिरर के आपको केसेस याद रहेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आपको बता देती हूँ कि हमने किस तरीके की इमेज फॉर्मेशन देखी है आपके कनकेव मिरर में, किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है। अगर अभी के लिए ना मैं सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 केसेस को ही डिस्कस कर रही हूँ। 6th केस एक्सेप्शनल है, उसको आपको वैसे लर्न करना है। ओके, और आई नो एक्सेप्शनल चीज़ें तो आपको अनएक्सेप्शनल लोगों को पहले ही याद हो जाती है, सो आई डोंट थिंक सो मुझे उतना ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। हाल फिलहाल मैं सिर्फ ध्यान दे रही हूँ आपके एक्सेप्शनल चीज़ों का, सॉरी अनएक्सेप्शनल चीज़ों का, दैट इज फ्रॉम 1 to 5। ओके, जब मैंने केस 1 to 5 ध्यान से ऑब्जर्व किया तो मेरा पहला कंक्लूजन ये निकला कि जैसे मैं मिरर के जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक ला रही हूं तो मेरी जो इमेज है वो दूर हो जा रही है। याद है आपको इन्फिनिटी, फिर आपने इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, फिर सी पे रखा, फिर सी और एफ के बीच में रखा, फिर एफ पे रखा और फिर एफ और पी के बीच में, तो इमेज है वो धीरे 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 जो है दूर जाती गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैंने क्या निकाला है इस पर्टिकुलर चीज से कि ऑब्जेक्ट जो है जितना मिरर के नजदीक जा रहा है इमेज मेरी उतनी ही एनलार्ज होती जा रही है, उतनी ही बड़ी बनती जा रही है। देखो ध्यान से, पहले हाईली डिमिनिश इमेज बनती थी, फिर डिमिनिश बनने लगी, फिर सेम साइज की एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। 6 केस अगेन इज योर एक्सेप्शनल। ओके, तीसरा कंक्लूजन मैं क्या निकाल सकती हूँ कि मेरे 1 to 5 केसेस सारे के सारे केसेस में यू वी एच ओ एच आई एफ ये सब कुछ जो है नेगेटिव है। ओके, लेकिन जब मैं 6th केस की बात करती हूँ तो उसमें मेरा यू नेगेटिव है, एफ नेगेटिव है, बट वी और एच आई जो है और एच ओ जो है ये तीनों जो लोग हैं ये पॉजिटिव रहते हुए। सो दिस आर सर्टेन कंक्लूजन्स जो मैंने आपको केस के लिए दिखा दिए। अब हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की हम लोग बात करेंगे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही देता है, बिकॉज वो डाइवर्जिंग मिरर है, उसकी रेस जो है कभी एक्चुअली में मीट ही नहीं करती, आप जबरदस्ती पीछे खींच के उसको मीट करा रहे हो। ओके, लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पे देखो इसके दो ही केसेस है, आसान आसान से रट लो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, इमेज कहाँ बनी और उसका नेचर क्या बना।
ऑब्जेक्ट, आप पता है कॉन्वेक्स मिरर का तो ना लर्न ही करके चले जाना एग्जाम में कि हमेशा वर्चुअल बनती है। ओके, हमेशा जो है, जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। मैं आपको एक ग्लांस दिखा देती हूँ। जैसे पहले इसके ना दो ही पॉइंट है, एक तो मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखती हूँ और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखती हूँ। तो मेरी जो इमेज है वो देखो हमेशा डिमिनिश बनती है एक तो, और जो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, जो कि कनकेव के केस में नहीं हो रहा था। ओके, मैं आपको अब डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ ये इमेजेस बनती कैसे। ऑब्जेक्ट मैंने सबसे पहले रखा है बिटवीन P एंड इंफिनिटी। P इज योर पोल, इंफिनिटी तो आपको पता ही है। ओके, तो इमेज कैसी बन रही है मेरी, वर्चुअल बन रही है। ओके, अच्छा इमेज कहाँ बन रही है ये लिखते थे ना, ये तो नेचर हो गया ना इसका। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इमेज कैसे कहाँ पे बन रही थी मेरी, ध्यान से देखो, बिटवीन, यहाँ दिख रही है इमेज ऐसी छोटी सी सीधी सी प्यारी सी, बिटवीन P एंड F बन रही है। ओके, और नेचर कैसा है मेरा इसका, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है। वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है और इरेक्ट है। इरेक्ट यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज भी ऐसे ही खड़ी रहेगी। ओके, सो इसका U नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज मेरी इस पर्टिकुलर केस में पॉजिटिव होगी और V भी जो मेरा है वो पॉजिटिव रहेगा, रीजन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होने की वजह से। अब ऑब्जेक्ट जो है मैंने प्लेस किया कहाँ पे, इमेज कहाँ बनी, नेचर कैसा है। ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस किया है एट इंफिनिटी पे, इमेज मुझे मिल रही है एट फोकस पे। कैसे मिल रही है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, फिर वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है। U और U नेगेटिव, HO पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज इज डेफिनेटली पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज है, और मेरा V जो है वो भी पॉजिटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। तो ये लर्न कर लेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स पे अगर मैं आऊँ तो मैं ये देख पा रही हूँ मैम, सबसे पहले तो इट ऑलवेज फॉर्म्स, वाओ F तो देखो कितना लिखा है मैंने, कैसा लिखा है, ऑलवेज फॉर्म्स इमेज जो कि वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। ये कभी भी एनलार्ज्ड इमेज नहीं बनाता। मैं आपको ये जो कंक्लूजन्स दे रही हूँ ना, इसे याद रखना। हम लोग इस पीपीटी की जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसमें आपको मुझे ये बताना होगा कि वो मिरर किस तरीके का है। ओके, सो कीप रिमेंबरिंग एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू। इसके दो ही केसेस है, इसमें ये एक ही कंक्लूजन आपको लर्न करना है। यूजेस पे आ जाते हैं कनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। यूजेस क्या है इनके, मिरर्स, कनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स। ये डायरेक्टली पूछा जाता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में आपको ये पूछ लेंगे किस तरीके का मिरर यूज होता है इस पर्टिकुलर चीज़ में। टॉर्चेस में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, व्हीकल की हेडलाइट्स में यूज होता है टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स to see larger image of the face. The dentist use concave mirrors to see larger images of teeth of patients. Large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. तो ये उसके uses है, आप learn करके जा सकते हो। Convex mirror are commonly used in rear view wing mirror in vehicle. इसी टाइप के ना ये लोग क्वेश्चन भी बना देते हैं कि एक मिरर है जिसको मैंने कांच रखा है बाजू में गाड़ी के, तो उसका कुछ बता देंगे कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस आप निकाल लो, ऐसे टाइप के आते हैं। ठीक है, दिस मिरर आर fitted on sides of vehicle enabling the driver to see traffic behind him or her to facilitate safe driving. Convex mirror are used to prefer, sorry, I am so sorry. Convex mirrors are used to prefer because they always give an erect image. erect image देते हैं, छोटी सी देते हैं लेकिन ऐसा है कि दूर की चीज़ें मुझे नज़दीक दिख जाती है।
Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. Okay, thus convex mirrors enable driver to view much larger area than would be possibly with a plain mirror. एक रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी से इन न्यूज़ेस को पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लो. आई होप आपने पॉज करके पढ़ लिया होगा. मैं इस पर्टिकुलर टेबल की बात कर रही थी जिसमें हम लोग तीनों आपके जो भी मिरर्स हैं उसके साइन कन्वेंशन को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, यू जो है बाय डिफॉल्ट तीनों में नेगेटिव रहेगा. ये इंसान ही नेगेटिव है. ये आपके जीवन की वो टॉक्सिसिटी है जो हमेशा नेगेटिव रहेगी. वी जो है प्लेन मिरर में ऑलवेज पॉजिटिव होता है. कनकेव के केस में या तो नेगेटिव हो सकता है जो पहले 5 केसेस में था, या फिर पॉजिटिव हो सकता है जो आपका 6th केस था उसमें था. वी इसमें ऑलवेज पॉजिटिव है. फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है. लर्न कर लो, इस पे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट जस्ट मैंने बता दिया, कंसेप्ट है इसीलिए. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स मिरर की ऑलवेज पॉजिटिव होती है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है किसी भी चेंज केस में. ये वो इंसान है, ये वो बच्चा है जो पढ़े ना पढ़े इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कि इतना पॉजिटिव हो चुका है जिंदगी में कि अब इसको फेल होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे पढ़ना चाहिए. ये इंसान बहुत पॉजिटिव है. ओके, हाइट ऑफ इमेज क्या है मेरी? हाइट ऑफ इमेज प्लेन मिरर में हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि हमेशा प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है. कनकेव के केस में सबसे ज़्यादा ये नेगेटिव होती है और एक केस में पॉजिटिव बन जाती है, दैट इज़ योर 6th केस. कॉन्वेक्स में ये हमेशा पॉजिटिव रहती है. क्योंकि इसका फोकल लेंथ इनफाइनाइट है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट बन जाएगा. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो आगे मैं फॉर्मूला में समझाऊंगी. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव हो जाता है और इसका जो है पॉजिटिव हो जाता है. रीज़न आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है. टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको अपने वॉलपेपर पे लगा दो, फ़ोन के अपने दीवार पे चिपका दो, अपने टेबल पे चिपका दो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. कल जब पार्ट 2 आएगा ना लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, तब हम लोग आपके सारे मिरर और आपके सारे लेंसेज की एक साथ देखेंगे साइन कन्वेंशन. उस पर्टिकुलर जो टेबल है उसको तो चिपका ही देना, वॉलपेपर रख लेना जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती. ओके, अब इम्पॉर्टेंट कुछ पढ़ लो फॉर्मूलाज. सबसे पहले आपका फॉर्मूला है मिरर्स फॉर्मूला, दैट इज़ 1/v + 1/u = 1/f. मैं इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करके अगर आपको दिखाऊं, चलो आगे करेंगे, छोड़ो यहाँ पे नहीं करते, कंजूसी नहीं करते स्लाइड्स में. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन क्या होता है मेरा कि इमेज की हाइट मेरे ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर इमेज की साइज मेरे ऑब्जेक्ट की साइज से कितनी ज़्यादा बड़ी या कितनी ज़्यादा छोटी है. ओके, R = 2f. हमने उस जो मैंने आपको आगे दिखाया था ना कि एक बड़े से स्फीयर का पार्ट होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होती है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के. तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ बोल सकती हूँ. ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं जो हम लोग आगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में देख लेते हैं. पहले मैं आपको ये दिखा रही थी कि 1/v + 1/u = 1/f होता है. ओके, तो क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले सकती हूँ? मैम ले लो, आपको लेना है, मैं क्या होता हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? कोई नहीं होता, ठीक है, तुम मुझे रोकने वाले. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें v निकालना है तो क्या करोगे? 1/f - 1/u करोगे. तो 1/v = यहाँ पे देखो uf, सॉरी, u - f अपॉन uf आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम लेना नहीं आता. दे आर वेरी गुड एट मैथ्स बट उनको एलसीएम लेना नहीं आता है. वो डाउट भी पूछते हैं तो एलसीएम वाले पूछते हैं. ऐसा मत किया करो यार, ये तो बचपन में सीखा है तुमने, अपने बचपन में, मेरे बचपन में नहीं. 1/v + 1/u मेरा अगर 1/f होता है तो जब मुझे अगर u निकालना है तो 1/u के लिए मैं ऐसा लिख सकती हूँ 1/f - 1/u 1/v, सॉरी 1/v. ओके, एलसीएम ले लेते हैं दोबारा. 1/u = मेरा क्या आ जाएगा? v - f अपॉन
VF, एज सिंपल एज दैट। दोबारा से इसे अगर आप लोग कहो तो मैं बॉक्स कर दूं, इतना गंदा बॉक्स करती हूँ ना, मेरा इंक टू शेप भी नहीं समझ पाता है कि ये कौन सा शेप है। अच्छा, मेरी गलती नहीं है, इसकी गलती है। गर्ल्स आर नेवर रॉन्ग, ओनली बॉयज आर रॉन्ग। ओके, एक तो ये दो आप फॉर्मूलाज जो है देख सकते हो, लर्न करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आपको 1/v+1/u याद रह जाए, वही बहुत बड़ी बात है। ओके, सो इसको अगर मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, v=uf/u-f। इसको आप चाहो तो लर्न कर सकते हो, ये टाइम बचाता है एग्जाम में। vf/v-f, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब एग्जाम्पल डायरेक्टली आ चुके हैं हमारे। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आपका पूरा रिफ्लेक्शन पार्ट कवर करा दिया यार मैंने। हाउ अमेजिंग आई एम, मैं बहुत अमेजिंग हूँ। आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ टू। ओके, कुछ मैग्निफिकेशन की प्यारी प्यारी सी बातें करा देती हूँ आपको मैं। मैग्निफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट आपको कंक्लूजन्स दिखा देती हूँ। आपको मैग्निफिकेशन बहुत कुछ बता के जाता है, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको सब कुछ बता देगा कि इमेज कैसी बन रही है और मिरर कौन सा है। आपको मैग्निफिकेशन देख के पता चलेगा कि मिरर किस टाइप का हो सकता है। जब आपको मिरर किस टाइप का ये पता चल गया तो आप जानोगे कि केस कौन से टाइप का है। और जब केस पता चल गया तो आंसर तो बन ही जाना है। केस याद करने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज न्यूमेरिकल में दे आस्क यू टू मेक दैट पर्टिकुलर रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ओके, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है। जब मेरा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है ना, तो जो मेरी इमेज है वो वर्चुअल बनती है। इसका आपको मैं डेरिवेशन नहीं दे रही हूँ, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट लर्न कर लो। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो मेरी जो इमेज है वो बाय डिफॉल्ट रियल बनेगी। ओके, और मैग्निफिकेशन आपको क्या बता जाता है, मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो, मैग्निफिकेशन अगर इक्वल टू 1 हो, मैग्निफिकेशन अगर स्मॉलर देन 1 हो तो क्या होता है। जब ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज जो है वो एनलार्ज बनती है। अब हाईली एनलार्ज है या कैसी एनलार्ज है ये आपको केस याद करके पता चलेगा। m=1 आएगा तो आपको ये पता चलेगा कि जो इमेज साइज है वो सेम है, सेम साइज ऑफ इमेज एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एनलार्ज इमेज बन रही थी। और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, मेरा जो इमेज की जो साइज है वो डिमिनिश बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन याद कर लोगे एंड लेट्स सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स नाउ। यहाँ पे ध्यान देना, एक क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो, नहीं आए देखो, आ भी जाए फिर भी देख ही लो, ठीक है। हो सकता है जो आपको लगता है कि आपको आ गया वो गलत आंसर हो। ओके, एक कन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले जैसे ही मैंने कन्वेक्स मिरर का नाम सुना मुझे ये बात याद आ गई कि उसका U नेगेटिव होता है, V पॉजिटिव होता है और F पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स मिरर है, यूज फॉर रेयर व्यू इन ऑटोमोबाइल, हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। डॉट डाई बन के अगर कोई भी मुझे ये 3.00 m लिखता दिखा है ना, मैं वहां आके मार तो नहीं सकती, लेकिन आप खुद को एक जापट मार लेना। वाई डू यू ऑलवेज कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, वाई यू डोंट नीड टू डू दैट। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब 3 मीटर दे रखा है तो वैसे लिखो ना, डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते r=3m। आगे जब बताया कि F पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, कन्वेक्स मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है। यहाँ पे मेरा F जो है इसे मैं 3/2 ले सकती हूँ और मैं इसे 1.5 मीटर ले सकती हूँ। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है दैट इज 5 मीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय कन्वेंशन हमेशा हमेशा नेगेटिव रहता है। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे, जो चीज़ें गिवन होगी पहले उसे लिखोगे और फिर दूसरी चीज़ें फाइंड करोगे। सबसे पहले v ढूंढ लेते हैं।
v से हमें जब v मिल जाएगा तो हमको m मिल जाएगा। कैसे, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, सो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स मेरा 1/f होता है। साइन के साथ पुट करोगे, मुझे ढूंढना है v, तो मैं 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u लिखूंगी। 1/v के लिए जब मैंने 1/u को लिखा तो वो हो गया 1/-5, नहीं 1/f लिखना है पहले, सॉरी, f पॉजिटिव होता है, तो मैं इसे 3/2 लिख रही हूँ। ठीक है, जब मैं इसको नीचे यहाँ पे इस तरीके से 3/2 लिखूंगी तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, 3 मेरा नीचे रह जाएगा। आपको अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी प्रॉब्लम रेसिप्रोकल सीखने में है, आपको साइन से कोई तकलीफ नहीं है, पहले रेसिप्रोकल जाके सीख के आओ। ओके, मैंने इसको 3/2 लिखा तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे रह गया बेचारा, माइनस जब मैं लिख रही हूँ इसे 1/-5। ध्यान से देखो, ये माइनस की साइन इसके साथ मिलके क्या ये बीच का जो इनका रिश्ता है वो पॉजिटिव बना देगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब 5 और 3 का अगर एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता है ना, तो एक काम करो, बोल नहीं सकती मैं, फिर लोग कहते हैं कि आपसे इन्फ्लुएंस हो गए, कि कल सुबह कुछ न्यूज़ में आ गया कि एक यूट्यूब चैनल को देख के किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ऐसा बोल नहीं सकते हम, ठीक है। v इक्वल्स 2/3 प्लस 1/5 था मेरे पास, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो इसको मैं ऊपर नीचे जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 5 2 10 प्लस 3/15, तो v 1/v मुझे मिलेगा 13/15, तो v मेरे पास आ जाएगा 15/13। देखो मैंने खुद से कोई साइन नहीं भी लगाई है, फिर भी मेरा जो v है वो पॉजिटिव में आ रहा है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा v पॉजिटिव आता है, तो अगर इफ इन केस आपका v नेगेटिव आता है तो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस कि कन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव v देता है। ओके, सो अब m ढूंढ सकते हैं हम लोग, -v/u होता है। m माइनस v की क्या वैल्यू है, ये माइनस अलग से रखना, ठीक है, ऐसा मत करना कि v पॉजिटिव है तो आपने -v को समझ लिया कि माइनस के फॉर्म में ले रहे हैं। यू आर सपोज टू पुट एवरीथिंग विथ साइन। v की वैल्यू है 15/13, u था मेरे पास 5। अगेन अगर ये करना नहीं आता आपको रेसिप्रोकल में इश्यूज हो सकते हैं, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, देयर कैन बी सर्टेन इश्यूज सर्टेन टाइम्स। यहाँ पे ना -5 आएगा, 5 नहीं आएगा, -5 आएगा। ओके, तो ये देखो, ये माइनस कट हो जाएगा, 5 यहाँ से 3 से कट हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन मेरा 3/13 आ रहा है, जो कि शायद से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0.2 समथिंग आता है। जब ये 0.2 है तो क्या मेरा मैग्निफिकेशन यहाँ पे लेस देन 1 है, तो क्या मेरी इमेज डिमिनिश बनेगी? हाँ डेफिनेटली। ओके, और कंपेयर करो ज़रा v और u को। आप इसके लिए ना क्या कर सकते हो, आप हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हाइट ऑफ इमेज कितनी है। आपको क्या क्या पूछा है यहाँ पे, सबसे पहले तो पोजीशन पूछी है, मतलब v पूछा था, नेचर यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट वो भी हमारा आ चुका है, साइज ऑफ इमेज के लिए आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी पड़ेगी। हाइट ऑफ इमेज आप कैसे निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू मेरा m होता है, दैट इज इक्वल टू -v/u होता है। तो क्या मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यहाँ यूज करके ऐसा लिख सकती हूँ कि हाइट ऑफ इमेज, वेट, आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, आई गेस आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आपको ये निकालना ही नहीं होगा। लेट मी चेक दैट क्वेश्चन वंस अगेन। दिस रियर व्यू हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस। हाँ, बस नहीं निकालना है, यू आर नॉट सपोज टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं इस स्लाइड को ऑफिशियली आपके लिए डिलीट कर देती हूँ। हो जा भाई, छोड़ो, स्लाइड के भी ना अपने टैंट्रम्स होते हैं, इनको डिलीट ही नहीं होना है। हो गई, ऐसे कैसे नहीं होगी, होना ही पड़ेगा, मैं बोलूँगी तो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, अंधे थोड़ी हो, इतना तो दिख ही सकता है भाई। आंसर सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन चीज़ें जो जो भी हैं,
एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि बाय कन्वेंशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। 25 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी कि u आपको दिया है, u इज ऑलवेज नेगेटिव, अरे यार नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर में लिख सकती हूँ, जिसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है f जो होता है वो नेगेटिव होता है कनकेव मिरर के लिए। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। कुछ नहीं करना है, स्क्रीन के नाम पे आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको बस v निकाल लेना है, ठीक है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मैं आपको इसका v निकालना सिखाऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका नेचर और साइज कैसा होगा। ओके, मैं आपको v निकलवा देती हूँ, सच दैट आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, बट आई वॉन्ट कि आप इसका जो ये है नेचर और साइज ऑफ इमेज आपका होमवर्क रहेगा। 1/v को मैं 1/f माइनस 1/u रख सकती हूँ। ऑलवेज पुट एवरीथिंग इन अ पर्टिकुलर in with respect to what sign it is having. 15 minus 25 1/v। यहाँ पे देखो माइनस माइनस ने दोस्ती करके प्लस बना लिया, अपना घर संसार बना लिया। ओके ठीक है, तो क्या किया था, माइनस माइनस ने कट होके अपना प्लस वाला संसार बसा लिया, ठीक है। और क्या हो रहा था, 15 और 25 का एलसीएम इज अगेन 75 होता है। v इक्वल्स अगर 75 है तो 75 करने के लिए 15 को मैं दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 15 को ऊपर नीचे, 15 को 75 करने के लिए ऊपर नीचे मैं किससे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा। 5 प्लस, जब 25 को 75 करना है तो इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 75 कैसा, नेगेटिव में। ओके ओके, सो 1/v इक्वल्स 5 6 7 8 अपॉन माइनस 75 इज योर आंसर। v कितना आ जाएगा आपका, माइनस 75/8। ओके ठीक है, v निकल गया। नेचर के लिए आप मैग्निफिकेशन फाइंड करोगे और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इफ आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट 30 40 45 व्यूज इन 1 to 2 days, तो आप कमेंट क्यों नहीं करते भाई, उतने लोग लाइक क्यों नहीं करते जितने आप लोग देखते हो। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग जेन्युइनली में वीडियो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप एटलीस्ट कमेंट डाउन कर दो, पता नहीं लाइक भी करने में क्या प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो उन आंसर्स को जो मैं आपको एज अ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि आप पूरे वीडियो में एंगेज थे या नहीं थे। ओके ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको एक केस बेस्ड की तरह अगर पूछ लिया तो 5 inch टॉल बॉय सीज, फुट कर दो, इंच नहीं फुट कर दो, 5 foot tall boy sees his reflection in mirror and finds his image highly diminished and inverted। highly diminished बन रही है, diminish मेरी कनकेव में बनती थी, कॉन्वेक्स में भी बनती थी, प्लेन में नहीं बनती थी, ठीक है। और इन्वर्टेड बन रही है मेरी, जब कन्वेक्स की मैं बात करती थी तो हमेशा मेरी इरेक्ट इमेज बनती थी, तो ओनली कनकेव मिरर रह गया है। On going closer to the mirror, his image suddenly enlarges and becomes erect. Which mirror was he standing in front of? आंसर आपको पता चल गया, that is concave. Define light. लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अगर पूछ ले बाई चांस आपके 2 मार्कर या फिर 1 मार्कर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये, विच डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। तभी ना जब हमारे यूनिवर्स से लाइट हम तक पहुंच पाती है, स्पेस से बेसिकली। मीडियम टू ट्रैवल। कैंडल फ्लेम यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर।
f इक्वल्स टू आपको -20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कनकेव मिरर है, सपोज यू वांट टू ऑब्जर्व एन इरेक्ट इमेज कब बनती थी, 6th केस में of a candle flame of a concave mirror focal length, this state the range of distance of the candle flame from the mirror। आपको रेंज बतानी है, कहाँ से कहाँ तक आप जो है ऑब्जेक्ट को रख सकते हो ताकि आपको जो इमेज है वो इरेक्ट मिले। तो ऐसा समझो कि जब एक कनकेव मिरर की बात होती है तो उसमें जो है इरेक्ट इमेज मुझे सिर्फ तभी ही मिलती थी, जैसे ये मेरा फोकस है, ये मेरा पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखती थी ना, तब जाके मुझे इमेज इरेक्ट मिलती थी। कैसे, हम पीछे इसे इस तरीके से खींचा करते थे, इस तरीके से मुझे जो इमेज है वो सीधी मिल जाती थी, यानी कि इरेक्ट मिल जाती थी और वर्चुअल भी मिलती थी। तो इसकी जो रेंज है वो मैं कैसे डिफाइन करूंगी कि ये f से जो है कम होना चाहिए और p से ज़्यादा, p से ज़्यादा होना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f से जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए। ओके, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। u दे रखा है आपको -12 सेंटीमीटर्स, कनकेव मिरर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 13 है, तो f इक्वल्स -15 हो जाएगा। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने तक की भी जरूरत नहीं है। ये जो माइनस साइन है ये तो सिर्फ ये बता रही है ना कि वो जो इमेज है वो बन कहाँ रही है। अगर मैं यहाँ पे एक आपको मिरर बना के दे दूं, एम एन, ये मेरा P, इसके ये बाल, ये मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपको अगर u दे रखा है -12 सेंटीमीटर, f दे रखा है -15 सेंटीमीटर, तो मतलब इतना जो डिस्टेंस है, आपकी जो फोकल लेंथ है, क्या वो 15 सेंटीमीटर है? और अगर ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर है तो क्या वो पोल और फोकस के बीच में रखा गया होगा? तो क्या आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो? ये ए बी है एंड दिस इज ए डैश बी डैश। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? एक तो वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। बाकी एक और चीज आप ये लिख सकते हो कि इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। 4 कैरेक्टरिस्टिक बोलिए ना, तो ये भी एक लिख देना। या फिर और ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, दिस इज द ओनली केस ऑफ ये आपका कनकेव मिरर जहां आपकी जो इमेज है वो बनती है किस तरीके की, आपकी एनलार्ज्ड बनती है और इरेक्ट बनती है। ओके, ठीक है। सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी कुछ क्वेश्चंस लाई हूं मैं आपके लिए। द इमेज ऑफ फ्लेम प्लेस्ड एट, दिस इज योर होमवर्क। सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था, उसी की जैसा है। ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। नहीं आएगा, मैं कल दोबारा कराऊंगी, ठीक है। कल 2 क्वेश्चन लेके आऊंगी ऐसा। एक तो ये इमेज फॉर्मेशन वाले जो है ना, ऐसे 2 क्वेश्चन कल लेके आऊंगी, ठीक है, ताकि मैं ये जान सकूं कि क्या आप लोग सच में जो लेक्चर है उसे पूरा आखिर तक देखते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था आप केसेस लर्न कर लेना, ताकि लास्ट स्लाइड में मैं आपसे पूछूंगी कि किस तरीके का मिरर बनता है। ओके, अगर मैग्निफिकेशन मेरी -1 है, माइनस साइन ये शो करती है कि इमेज जो है वो रियल है। ओके, और अगर 1 है तो इसका मतलब सेम साइज की है। कौन सा मिरर जो ऐसा है जो रियल इमेज सेम साइज की देता है? कनकेव। केस नंबर 3 या 4, 3, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। पॉजिटिव साइन डिनोट्स के वर्चुअल इमेज है, 1 शोज के सेम साइज की है। एक ही मिरर ऐसा है हमारा महान, वो है प्लेन मिरर। ओके, -1/2 दे रखा है, माइनस यानी कि रियल इमेज है। यहाँ पे लिख दूं क्या एक साथ? यहाँ पे ये वर्चुअल हो गई, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइन दे रखी है। माइनस यानी कि रियल और ये पॉजिटिव है यानी कि वर्चुअल।
बोलते जाओ मेरे साथ वहां पे, ऑफलाइन बस बैठे मत रहो देखने के लिए, बोलते भी जाओ। 1/2 है, 1 से छोटी है, यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। ऐसा कौन सा मेरा मिरर है जो कि एक तो छोटी इमेज देता है और रियल इमेज देता है? दैट इज ओनली योर कनकेव मिरर। कॉन्वेक्स भी छोटी इमेज देता है बट वो वर्चुअल होती है, वो पॉजिटिव होती है। डिमिनिश आंसर बता दिया नेक्स्ट वाले का, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स। रियल इमेज जो एनलार्ज्ड हो, कौन दे सकता है? एक ही भाई साहब है, कॉनकेव। कॉनकेव ही है जो रियल इमेज देता है भाई। वर्चुअल इमेज जो कि एनलार्ज्ड हो वो अगेन कनकेव देगा आपके 6th केसेस में, बिकॉज आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बाय डिफॉल्ट हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेजेस देता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आपका लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, एंड आई कैन ऑफिशियली से जो लोग जुड़े रहे तो हमारा डे 4 आउट ऑफ 31 डे चैलेंज हमारा कंप्लीट हो चुका है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। मुझे बताया करो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट चाहिए तो, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस को पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे स्टूडेंट्स।